सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो आज हमारी परसेंटेज की क्लास 6 होने वाली है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मतलब कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने क्वेश्चन करे थे प्राइस एंड कंजम्पशन के। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आज जो अलजेब्रा से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बढ़ गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल घट गया, तो बताओ एरिया पे क्या असर पड़ा। ये सब क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ा। तो मैं आपको मेजर से फॉर्मूले 2-3 बता देता हूँ, बाकी मैं आपको फॉर्मूला शीट पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ जो क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूले मैं आज कराने वाला हूँ। तो पहला फॉर्मूला क्या है, तो पहला फॉर्मूला चेक करेंगे। पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। ठीक है। तो अगला फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। थर्ड फॉर्मूला देखेंगे। थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और सब में पाई की वैल्यू वही है 22/7। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। ओके। तो इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और क्वेश्चन ना बहुत ईजी है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में आखिरकार है क्या। जैसे लेंथ अगर मैं बढ़ा दूँ, ब्रेथ अगर मैं घटा दूँ, तो बताओ एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेंथ बढ़ा दूँ, ब्रेथ घटा दूँ, हाइट बढ़ा दूँ, तो बताओ वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन हमसे पुट करेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। जो लेंथ है वो 30% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ब्रेथ है जो 20% से डिक्रीज हो रही है। तो बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर पहले ने इनको फ्रैक्शन में लिख लो, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो 30% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो सर आ जाएगा 3/10, और सर 20% को तो ये आ जाएगा 1/5। तो सर ये बढ़ रहा है, मतलब ऊपर वाला प्लस कर दें क्या? हाँ कर दो। मतलब सर लेंथ है वो पहले 10 थी, अब कितनी हो चुकी है 13। और सर ब्रेथ सर घट रही है, तो ऊपर वाला माइनस ही करना होगा ना। हाँ माइनस ही करना है, तो कर दो। सर पहले ब्रेथ 5 थी, 1 घटा दो, सर अब 4 हो गई। सही बात है। तो अब मेरे को बस इतना बताओ, मेरे को रेक्टेंगल के एरिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को यही बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ से ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले सर एरिया 50 था, और सर वो एरिया अब कितना हो चुका है 52 हो चुका है। तो सर बताओ कितना इफेक्ट आ गया। सर 2 से बढ़ गया है ये। कितना? 2 से बढ़ गया है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। सर किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है? पहले कितना था? सर पहले 50 था, मल्टीप्लाई में 100% के लिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100। मतलब कि सर 4% से एरिया का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। यही मेरा आंसर है। आगे बात समझ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। जो सर्कल की रेडियस है वो 10% से इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं लिख लेता हूँ, जो रेडियस है वो 10% से इंक्रीज़ हो रही है। और क्या कहा इसने, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो बताओ एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर। सर पाई तो कांस्टेंट होता है, पहले भी पाई होगा बाद में भी पाई होगा, बट सर बदलेगा क्या, रेडियस बदलेगी। तो रेडियस को लिख लो, आर स्क्वायर है ना, तो कितनी बार बदलेगी रेडियस, 1 2। तो सर रेडियस 10% से बढ़ रही है। सर मतलब 10% से बढ़ रही है का मतलब
10% को पहले लिख लो, 1/10 होता है, बढ़ रही है तो ऊपर वाला प्लस कर दोगे। तो सर पहले 10 थी अब 11 हो जा रही है, पहले 10 थी अब 11 हो जा रही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मतलब पहले 100 थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब अब कितनी हो गई 121। तो सर अब ये कितनी बढ़ गई है 21 बढ़ गई है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ गई है 100 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, 21% का क्या आ गया इस एरिया में, इंक्रीमेंट आ गया। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 40%। एक लेंथ है वो 40% से बढ़ जाती है, और लिखा है इट्स ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 30%। ब्रेथ कितनी बढ़ती है 30% से बढ़ जाती है, और हाइट इज़ इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड बाय 50%। जो हाइट है वो 50% से क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बताओ कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो किसका वॉल्यूम, सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो उसका फॉर्मूला पता है क्या, हाँ सर पता है, आपने तो लिखवाया था अभी, क्या होता है LBH। तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH। मतलब सर LBH को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, हाँ एरिया आ जाएगा। तो सर LBH का इफेक्ट निकाल लो सर। तो L आपने क्या बोला था 40% से बढ़ गया, तो 40% को देखो फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, तो 40%, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सर इंक्रीमेंट हो रही है मतलब ऊपर वाला प्लस करना है, हाँ प्लस कर दो, 5 से कितना हो गया 7। 30% का मतलब होता है 3/10। सर मतलब ये 10 से हो गई 13। 50% का मतलब होता है 1/2। अब ये घट रही है तो ऊपर वाला माइनस करना है, मतलब 2 से 1 माइनस कर दो तो कितनी हो गई 1। लेंथ ब्रेथ हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। तो 5 10 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। सर मतलब पहले वॉल्यूम 100 था, हाँ, और अब कितना हो गया, तो 13 1 ज़ा 13, 13 7 ज़ा 13 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21 7 8 9, 13 7 ज़ा 91। सर मतलब पहले 100 था अब 91 हो गया, तो सर साफ साफ दिख रहा है 9 की कमी आ गई। तो कितने की कमी आ गई सर 9 की कमी। 9 की कमी आई किसके रिस्पेक्ट में सर 100 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, मतलब सर 9% की क्या आ गई डिक्रीमेंट आ गई, किस में वॉल्यूम में। तो आ गया होगा होप से समझ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 40% एंड हाइट रिड्यूस्ड बाय 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले बता दो मुझे क्या होता है, तो मैंने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। सर पाई तो कांस्टेंट है, ये तो वही रहेगा, तो इससे मतलब है क्या, नहीं क्या बदलेगा r² और h बदलेगा। तो सर r² है ना, तो 2 बार r लिख लो, r और सर h लिख लो, तो h लिख लिया। अब इसने क्या बोला एक और बार देखेंगे, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो 40% से बढ़ जाता है। तो देखो 40% को 2/5 कहते हैं, मतलब कि सर एक बार 5 से 7 हो जाता है और दोबारा भी 5 से 7 हो जाता है। और सर जो हाइट के बारे में कह रहा है, हाइट रिड्यूस हो जाती है 50% से। तो सर 50% से मतलब 1/2 थी, मतलब 2 से कितनी हो गई 1, ठीक है। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 7 7 ज़ा 49, 49 1 ज़ा 49। सर मतलब पहले वॉल्यूम 50 था अब 49 हो गया, तो कितने की कमी आ गई 1 की कमी, किसके रिस्पेक्ट में 50 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। मतलब कि सर 2% से वॉल्यूम के अंदर क्या आ गई है डिक्रीमेंट आ गई है। तो आ गया होगा आपको समझ। तो इस बेसिस पर भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल ये सब पूछ लेगा। तो मैं आपको ना फॉर्मूला की जो शीट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना। और PDF की तो, और जो क्लास की PDF है वो तो मैं डालता ही डालता हूँ। और बाकी इंस्टा पे मेरा पेज है गुरु कोचिंग क्लासेस करके, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और मेरे को DM कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, ठीक है। तो इसके इतने ही क्वेश्चन थे, एरिया वगैरह से जो रिलेटेड थे इतने ही क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक कराने वाला हूँ मैं आपको, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सुना तो आपने होगा ही, दिक्कत भी बहुत होती है पर अब नहीं होगी, चिंता मत करना, ठीक है। तो मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब आय
एवं खर्चा, आय एवं खर्चा, ये हमारे टॉपिक का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सर होता क्या है ये, तो सबको ही पता है क्या होता है। इनकम मतलब जो हम कमाते हैं, एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर देते हैं। और सर एक टर्म और पढ़ी है हमने इससे रिलेटेड, क्या, सेविंग्स। मतलब इनकम जो हम कमाते हैं, एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर देते हैं, और सेविंग्स जो हम कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। तो सर इसका तो फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा। अब मेरे को ये बताओ, इनकम है जो उसी में से हम बचाते हैं और उसी में से हम खर्च करते हैं। बात सही कह रहा हूँ ना। देखो इनकम में से ही हम बचाते हैं पैसे और इनकम में से ही हम खर्च करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा इजीली बन गया। क्या बन गया? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अरे सर ये तो सही कह रहे हो आप, फॉर्मूला बन गया ये तो। हाँ तो यही फॉर्मूला तो होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इतना ही है कि और भी है, और भी है। देखो अभी अब मैं आपको दो केसेस बताने वाला हूँ जिस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो केस फर्स्ट क्या होता है कि ये ऐसे कहेगा कि इनकम का 20% यहाँ खर्च कर दिया, 30% यहाँ खर्च कर दिया। तो केस फर्स्ट में क्या होता है, जितनी भी परसेंटेज ये बोलता है आपको किस पे निकालनी पड़ती है, फाइंड परसेंट ऑन इनकम। एग्जाम्पल देखो, समझो हमारी इनकम 100 रुपये है। अब ये बोल रहा है इनकम का 10% आपने कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो क्लोथ्स 100 का 10% निकालोगे तो 10 रुपये मैंने क्लोथ्स पे खर्च कर दिए। फिर इसने बोला इनकम का 20% आपने खाने पीने पे खर्च कर दिया, तो खाने पीने में आपने कितना खर्च कर दिया, इनकम का 20%। तो 100 का ही 20% निकालोगे मतलब ₹20। मतलब जो भी परसेंटेज आप निकाल रहे हो किस पे निकाल रहे हो, इनकम पे निकाल रहे हो। उसे ही हम क्या कहते हैं, केस फर्स्ट फाइंड परसेंट ऑन इनकम। तो सर दूसरा केस क्या होता है फिर, दूसरा केस होता है फाइंड परसेंटेज ऑन रिमेनिंग मनी या फिर रिमेनिंग इनकम। मतलब जो हमें परसेंटेज निकालनी है रिमेनिंग पर निकालनी है, मतलब बचे हुए पर निकालनी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो तो मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ आपको। समझ लो कि जो मेरे पास पैसे थे जितने भी थे, मैंने उसमें से 40% मैंने ना खाने पे खर्च कर दिए, स्पेंड 40% ऑन फूड पे खर्च कर दिए। फिर मैंने लिखा रिमेनिंग 50% मैंने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिए, रिमेनिंग के 50% मैंने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिए। 30% क्लोथ्स पे खर्च कर दिए मैंने, 30% क्लोथ्स पे खर्च कर दिए। और ये सब खर्चा करने के बाद, ये सब खर्चा करने के बाद जो एक लड़का था उसने कितने रुपए बचा लिए, इनकम में से ये सब खर्चा करा और उसने बचा लिए 5040 रुपये। इतनी बात समझ में आई। तो हमें क्या बताना है कि उसकी इनकम थी कितनी, इनकम उसकी थी कितनी। तो देखो बहुत ईजीली निकलेगा। बस देखो 40% फूड पे खर्च कर दिए, फिर जितना बचा उसका 50% ट्रैवलिंग पे, फिर जितना बचा उसका 30% क्लोथ्स पे, एंड उसने लास्ट में कितने रुपए बचा लिए, 5040 रुपये। तो सर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। तो सर देखो जैसे 100% है, 100% में से 40% उसने फूड पे खर्च कर दिए, 40% फूड पे खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे होंगे, 60%। तो जो अगला 50% निकलेगा ना वो 60% का निकलेगा, मतलब 60% का 50% निकलेगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब हम आगे बढ़ते रहते हैं और जो हमारा जो मतलब कि क्वांटिटी निकल के आती है उस पर परसेंटेज लगाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं सर, सक्सेसिव केस कहते हैं, जो हम सीख चुके हैं बहुत पहले ही। मतलब सर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमें प्रॉफिट हमने लगा दिया 20%, तो अब 120 हो गया। अब दोबारा प्रॉफिट लगा रहे हैं तो जो 100 पे नहीं लगाएंगे, 120 पे लगाएंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव केस कहते हैं। ऐसे ही 100% में से 40 खर्च कर दिए, अब दोबारा जो 60% खर्च करे हैं वो 100 पे खर्च नहीं करे, जितने बचे हैं उस पे करे हैं। ठीक है, तो बचे हुए पे जब आएगा तो हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव केस। और आपको करना कैसे है, जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो पहले देख लो 40% किस पे खर्च कर दिए, फूड पे, और हमें दे क्या रखी है, सेविंग। अगर 40% फूड पे खर्च कर दिए तो बचे कितने होंगे, 60% बचे होंगे। अब इसका देखो क्या है, समझ लो 40% लिख लो पहले। क्या होता है 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2। अब इसमें आप सॉरी गलत लिख लिया, 2/5। अब इसमें कैसे बाइफरकेट करते हैं, जो नीचे वाली होती है वो हमारी होती है इनकम
और जो ऊपर होता है वो हमारा होता है एक्सपेंस। मतलब सर 5 इनकम थी, 5 में से कितना एक्सपेंस कर दिया 2, तो सर बच कितना गया होगा। अब हमें ना यहाँ देखो क्या लिखना है, इनकम और सेविंग लिखनी है। तो सर इनकम 5 थी, 2 खर्च कर दिए तो कितनी सेविंग हो गई होगी 3। सर उसने 40% के बाद दोबारा करें 50%, तो 50% को क्या कहते हैं 1/2। सर मतलब 2 इनकम थी, 1 खर्च कर दिया तो कितने बचा होगा 1। अगला सर उसने बोला 30% और खर्च कर दिए, तो 30% क्या होता है 3/10। मतलब कि सर 10 इनकम थी तो उसने 3 खर्च कर दिए तो कितने बचे होंगे 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो सर जो सेविंग निकल के आई वो तो इसमें 21 आई है, बट ये कितनी बता रहा है 5040। तो सर 21 किसके बराबर है 5040 के बराबर। इतनी बात समझ आई। 21 5040 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 240 के। तो सर इनकम कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ आया, जब भी परसेंट रिमेनिंग पे लगानी हो तो आप कौन सा केस लगाओगे, आप लगाओगे सक्सेसिव केस। ऐसे लगाना है, जो नीचे वाली है उसको इनकम मानना है, ऊपर वाली को एक्सपेंडिचर। तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो क्या निकल के आएगी सेविंग। मतलब 5 में से 2 खर्च कर दिए तो कितने बचे 3। ऐसे ही 2 में से 1 खर्च कर दिया तो 1 बचा, 10 में से 3 खर्च कर दिया तो 7 बचा। तो सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इनकम आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल सेविंग आएगी। अब सेविंग तो सर इसमें 21 दिखा रहा है, पर दे कितनी रखी है 5040। इक्वल रखने पर 1 की वैल्यू आई 240 और 100 की वैल्यू आई 24,000, और 100 की वैल्यू हमारी क्या थी इनकम। तो यही हमारा आंसर है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।